नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक रहस्यमयी और सच्चाई को उजागर करती हुई कहानी लेकर, जो हमें सिखाती है कि हमें कैसे सतर्क रहना चाहिए। यह कहानी है पुराने हवेली के उस श्राप की, जिसने एक लड़की को अपने अनुभवों से भयावह स्थिति में लेके आ गया, जो बताती है कि अंधविश्वास और भय से कैसा बचा जाए और सच्चाई का सामना कैसे किया जाए। बरसात का मौसम था। ठंडी हवाएं पेड़ों से हल्के हल्के सहला रही थी। राजस्थान के एक छोटे से गांव चंदनपुर में रहती थी राधाबाई, जिसकी 2 बेटियां थी, काव्या और प्रिया, और उनका एक बेटा था राहुल। वह एक पुरानी हवेली में रहती थी। वह पुरानी हवेली उनके चाचा की थी, जो शहर जा चुके थे। राधाबाई की तबीयत अब ठीक नहीं रहती थी। एक दिन उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। बुखार ने उन्हें बिस्तर पर ही ला पटका और वह रोज के काम भी नहीं कर पा रही थी। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी काव्या से कहा, बेटा, पास के कुएं से पानी ले आ। काव्या पहले कभी कुएं से अकेले पानी लेने नहीं गई थी। वह हमेशा अपनी माँ या भाई के साथ में ही जाती थी। आज पहली बार उसे जाना पड़ा अकेले। कुएं का रास्ता एक पुराने बरगद के पेड़ से होकर गुजरता था, जिसके बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वहाँ रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। काव्या ने इन बातों को अंधविश्वास समझकर टाल दिया, लेकिन जैसे ही वह बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरी, उसे लगा कोई उसे घूर रहा है। एक ठंडी सिहरन उसके शरीर में दौड़ रही है। उसने डरते हुए चारों ओर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। कुएं तक जाने और लौटने के दौरान वह बार बार पीछे मुड़कर देखती रही, लेकिन रास्ता सुनसान था। फिर भी जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसे किसी की नजरों का एहसास हुआ। घर पहुंचते पहुंचते वह डरी और घबराकर कांप रही थी। राधाबाई ने पूछा, क्या हुआ काव्या, तू इतनी परेशान क्यों है? काव्या ने कुछ नहीं बताया और कहा, कुछ नहीं अम्मा, बस थकी हुई हूँ। काव्या की खूबसूरती बहुत लोगों के मन में बसी हुई थी। लोग उसे राजस्थान की रानी भी कहते थे। उसकी सगाई बचपन में अपने चचेरे भाई अजय से हो चुकी थी। अजय गांव का एक मेहनती युवक था, जो काव्या से बहुत प्यार करता था। उसकी शादी कुछ ही दिनों में होने वाली थी। उसी रात काव्या खाना खाकर अपने कमरे में चली गई, और जब वह लेटी तो उसके कमरे में बहुत अच्छी खुशबू फैल गई। वह खुशबू उसने पहले कभी महसूस नहीं करी थी। वह हैरान थी। उसके बाल हल्के हल्के हिलने लगे थे, जैसे कोई उसके बालों को सहला रहा हो। डर से उसका दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था। उसने चारों ओर देखा, पर कमरे में कोई भी नहीं था। कमरा खामोश था। फिर भी उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पास में खड़ी है। वह उठकर भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। वह चीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई थी। वह बाहर नहीं निकल रही थी। उसकी नजर अपनी बहन प्रिया पर पड़ी, जो पास में गहरी नींद में सो रही थी। अचानक एक भयावह आवाज गूंजी, जैसे कोई उसके नाम को पुकारते हुए गीत गा रहा हो। डर के मारे वह कांप रही थी, लेकिन एक अनजानी ताकत उसे खींच रही थी। वह अनायास ही घर के बाहर निकल पड़ी और गांव के बाहर एक पुराने खंडहर की ओर बढ़ने लगी। यह खंडहर गांव के बुजुर्गों के अनुसार एक प्राचीन राजा का था, जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित है। चारों तरफ अंधेरा था और जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही। तभी उसे सामने एक काली छाया दिखाई दी। डरते डरते वह उसकी ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने छाया को छूने की कोशिश की, वह गायब हो गई। हंसी की डरावनी आवाजें गूंजने लगी, जैसे कोई उसका मजाक उड़ा रहा हो। काव्या ने अपने कान बंद कर लिए। दूर से अजय ने उसे घर से निकलते देख लिया था। वह हैरान था कि काव्या आधी रात को खंडहर की ओर क्यों जा रही है। उसकी चीखें सुनकर वह दौड़ा और उसके पास पहुंचा। जैसे ही वह काव्या के करीब पहुंचा, काव्या बेहोश होकर गिर पड़ी। उसका शरीर तेज बुखार से तप रहा था। अजय उसे उठाकर घर ले गया, जहां परिवार वाले उसकी हालत देखकर घबरा गए थे। काव्या 3 दिन तक के तेज बुखार में रही। राधाबाई, राहुल और प्रिया उसकी देखभाल में जुटे रहे, लेकिन उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। उनकी चाची शादी की तारीख
तय करने पर जोर दे रही थी, लेकिन राधाबाई ने कहा पहले काव्या को ठीक होने दो। कुछ दिनों बाद में काव्या ठीक हो गई। अब सब कुछ पहले जैसे ही हो गया था। एक दिन काव्या रसोई में खाना बना रही थी। उसने दाल की कटोरी देखी, लेकिन उसे दाल की जगह कीड़े नजर आए। वह चीख पड़ी और कटोरी जमीन पर फेंक दी। वह जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। परिवार वाले दौड़कर आए और उसकी हालत देखकर स्तब्ध रह गए। राधाबाई ने अपनी बेटी को गले लगाया और पूछा, बेटी क्या हुआ? तुझे क्या दिख रहा है? काव्या ने कांपते हुए कहा, अम्मा वह दाल नहीं कीड़े हैं। राधाबाई समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। राधाबाई को शक था कि यह सब उस दिन से शुरू हुआ है जब काव्या कुएं पर पानी लेने के लिए गई थी। गांव में बरगद के पेड़ के पास किसी बुरी आत्मा के होने की अफवाह थी, लेकिन उन्होंने किसी से इसका जिक्र नहीं किया क्योंकि उन्हें डर था कि लोग इसे मजाक समझेंगे। शादी के दिन अब धीरे धीरे नजदीक आ रहे थे और अगर अजय की माँ को इसकी भनक लग जाती तो वह रिश्ता तोड़ सकती है। ऐसे ही अजीब घटनाएं काव्या के साथ तो होती रही। वह एक दिन आंगन में कपड़े सुखा रही थी, तभी उसे लगा कि छत पर कोई उसे घूर रहा है। उसने सोचा कि यह उसका वहम होगा क्योंकि घर में कोई पुरुष नहीं था। फिर भी उसने ऊपर देखा, लेकिन छत खाली थी। वह परेशान होकर अपने काम में लग गई, लेकिन डर उसके मन में नहीं गया था। उसी रात काव्या सो रही थी। उसकी अचानक नींद खुली। वह अपने कमरे में नहीं बल्कि एक पुरानी हवेली में थी। दीवारों पर नक्काशी थी। हवेली का माहौल रहस्यमय था। वह हैरान थी। वह अपने छोटे से घर में सो रही थी, फिर वहाँ कैसे पहुँच गई? डर उसके दिल दिमाग में बस गया था। हवेली का दरवाजा भारी था। उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। जैसे ही उसने दरवाजे पर हल्का सा हाथ लगाया, वह अपने आप खुल गया। बाहर का दृश्य बहुत सुंदर था। जलते हुए दिए आंगन को रोशन कर रहे थे, जैसे कोई पूजा चल रही हो। लेकिन जैसे ही वह अगले कमरे में गई, पीछे का दरवाजा बंद हो गया। यह कमरा बहुत डरावना था। वहाँ अजीब अजीब प्राणी दीवारों से बंधे थे, जो उसे भूखी नजरों से देख रहे थे। उनकी आंखें लाल चमक रही थी। काव्या डर गई और पीछे के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह बंद था। अचानक दरवाजा खुला और उन प्राणियों की जंजीरें टूट गई। वे भूखे भेड़ियों की तरह उसकी ओर दौड़े। काव्या जान बचाने के लिए भागी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जा रही है। अचानक उसका पैर फिसला और वह जमीन पर गिर पड़ी। एक प्राणी उसकी ओर झपटा। काव्या ने पास पड़ा पत्थर उठाया और उस पर दे मारा। वह प्राणी गिर गया और काव्या फिर से भागी। तभी उसे सामने प्राणियों का एक झुंड दिखा। उसे लगा कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है। जैसे ही वे पास आए, उसकी आंखें खुल गई। वह अपने बिस्तर पे थी, पसीने से तरबतर हो गई थी और चीख रही थी। प्रिया उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। दीदी दीदी क्या हुआ? यह बस सपना था, शांत हो जाओ, डरो मत। काव्या ने अपनी बहन को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। काव्या की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसे बार बार डरावने सपने आते और वह हमेशा डरी रहती। परिवार वाले चिंतित थे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक दिन काव्या स्नान घर में मुंह धो रही थी। अचानक शीशे में उसे एक छाया दिखाई दी। लंबे बाल और घनी दाढ़ी वाला एक आकृति। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह गुनगुनाते हुए फिर से मुंह धोने लगी। अचानक कोई अनदेखी शक्ति उसके पास। जैसे ही उसने पानी के छींटे मारे, नल बंद हो गया। एक गंदी बदबू कमरे में फैल गई। उसका दिल जोर जोर से फिर धड़कने लगा। वह पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तभी प्रिया पानी लेकर आई और बोली, दीदी तुमने कहा नल बंद है, लेकिन देखो पानी तो बह रहा है। मुझे अपना काम छोड़कर आना पड़ा। काव्या ने नल की ओर देखा, पानी बह रहा था। वह शर्मिंदा होकर प्रिया से माफी मांगने लगी। प्रिया ने राधाबाई से शिकायत, अम्मा दीदी का व्यवहार अजीब हो गया है, उन्हें किसी वैद्य या पंडित को दिखाना चाहिए। राधाबाई ने काव्या से पूछा, बेटी तू ठीक कह रही है। काव्या ने आज मुझे भी ऐसी नजरों से देखा जैसे वह मुझे भस्म कर देगी। मैं उसकी माँ नहीं, मैं उसकी दुश्मन हूँ। राधाबाई अब एक पल के लिए डर ही गई थी। अब शादी का दिन नजदीक आ गया था। शादी की रस्में चल रही थी। जब शादी का कार्यक्रम शुरू हुआ,
तो पंडित जी ने उससे पूछा, क्या तुम अजय को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हो? काव्या ने पास पड़ी मेज को जोर से उठाकर जमीन पर पटक दिया। मेहमान दहशत में आ गए। तभी वह बेहोश होकर गिर पड़ी। परिवार वालों को समझ आ गया कि यह कोई सामान्य बीमारी नहीं है, बल्कि किसी बुरी आत्मा का साया है। राधाबाई ने तुरंत पंडितों से संपर्क किया, लेकिन ज्यादातर ठग थे। एक पड़ोसन ने एक प्रसिद्ध पंडित के बारे में बताया, जो कई लोगों की मदद कर चुका था। राधाबाई उनके आश्रम गई, लेकिन वहाँ की गंदगी और भीड़ देखकर उनका मन खट्टा हो गया। पंडित का रवैया भी संदिग्ध था, लेकिन पड़ोसन के बार बार आग्रह पर राधाबाई ने उन पर भरोसा कर लिया। पंडित ने बिना कुछ पूछे काव्या की हालत बता दी, जिसे राधाबाई को उन पर भरोसा हो। उसने वादा किया कि वह रात को हवेली आएगा और एक विशेष पूजा कराएगा, जिससे बुरी आत्मा चली जाएगी। राधाबाई ने उसी समय पंडित जी को दक्षिणा दी और घर लौट आई। घर पहुँचते ही उन्होंने देखा कि काव्या की हालत और खराब। उसके मुंह से गहरी डरावनी आवाजें निकल रही। वह बोली, तू एक ठग के चक्कर में फंस गई। वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई मुझे काव्या से अलग नहीं कर सकता। राधाबाई डर गई, लेकिन उन्हें पंडित पर भरोसा था। शाम को पंडित आया और काव्या के साथ अकेले पूजा करने की बात कहने लगा। अजय को यह ठीक नहीं लगा। उसने चुपके से दरवाजे के पास नजर रखने का फैसला किया। पंडित ने काव्या के हाथ रस्सी से बांधे और पूजा करना शुरू किया। काव्या के मुंह से डरावनी गर्राहट निकलने लगी। पंडित घबरा गया। अचानक काव्या की आवाज में एक गहरी आवाज बोली, मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। इससे पहले कि पंडित कुछ करता, एक अनोखी शक्ति ने उसे उठाकर दीवार पे मार दिया। वह बार बार फेंका जाने लगा। अजय ने उसे बाहर खींचा और पुलिस को सौंप दिया। जांच में पता चला कि वह पंडित कई लड़कियों का शोषण कर चुका। उसकी कोशिश थी अब काव्या के साथ करनी, लेकिन अजय की बहादुरी से वह ये सब नहीं कर पाया। काव्या की हालत बिगड़ गई। वह कमजोर हो गई, न कुछ खाती थी न कुछ पीती थी। जब भी शादी या किसी पंडित की बात होती, वह आत्मा उसे और सताने लगी। अजय एक सच्चे साधु की तलाश में भटक रहा था। एक दोस्त ने उसे जंगल में रहने वाले एक बाबा के बारे में बताया। अजय जंगल गया और वहाँ एक नूरानी चेहरे वाले साधु से मिला। साधु ने पूरी कहानी सुनी और मदद के लिए तैयार हो गया। जब साधु हवेली पहुँचे तो काव्या जोर जोर से चीखने लगी। साधु ने कुछ पूजा की सामग्री मंगवाई और काव्या को सामने बिठाकर मंत्र पढ़ने लगे। कमरे में धुआं फैल गया और एक भयानक आकृति प्रकट। साधु ने आदेश दिया, इस लड़की को छोड़ दो। आकृति ने गुर्राते हुए कहा, यह मेरी है। साधु ने गंगाजल पर मंत्र पढ़े और उसे छिड़कना शुरू किया। आकृति दर्द से तड़पने लगी और माफी मांगने लगी। साधु ने उसे एक तांबे के लोटे में कैद कर दिया और बोले, अब तुम निश्चिंत रहो, यह आत्मा हमेशा के लिए चली गई। इतना कहकर साधु गायब हो गए। परिवार वाले हैरान थे कि वह साधु कौन था। शायद वह कोई दैवीय शक्ति थी। काव्या की तबीयत अब ठीक होने लगी थी। सब कुछ पहले जैसे होने लगा था। कुछ समय बाद काव्या और अजय की शादी हो गई। दोनों ने एक सुखी जीवन शुरू किया और उस बुरी आत्मा ने फिर कभी उन्हें परेशान नहीं। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। और आपके पास भी कोई कहानी है, जो कहानियाँ बनवाना चाहते हैं, तो हमें संपर्क करें।